हेलो जी, वेलकम बैक इन अनदर सेशन ऑफ कॉस्टिंग अमेंडमेंट्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसमें कि हमने लास्ट वीडियो में की फैक्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था। आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग के जो क्वेश्चंस पेंडिंग है अब उनको कवर करेंगे फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 12 एंड वीडियो में बने रहना, बिकॉज सच में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भूलना मत। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। ओके जी, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं विद द 12th इलस्ट्रेशन एंड टॉपिक जो ऊपर लिखा हुआ है वो है प्रोसेसिंग ऑफ स्पेशल ऑर्डर। अब ये स्पेशल ऑर्डर कैसा होगा, क्वेश्चन को रीड करते हैं, खुद ब खुद पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। कहता PQR लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स मेडल्स फॉर विनर्स ऑफ एथलेटिक इवेंट्स एंड अदर कॉन्टेस्ट्स. Its manufacturing plant has the capacity to produce 10,000 medals each month. आपको प्लांट की फुल कैपेसिटी के बारे में बता दिया। The company has current production and sales level of 7,500 medals per month. मतलब आपको करंट सेल भी उन्होंने बता दी है। The current domestic price of the medal is ₹150. ओके जी। The cost data for the month of August is as under. अब आपको खर्चे बता रहे हैं वो मंथ के। कहते वेरिएबल कॉस्ट टोटल में बता रहा है डायरेक्ट मटेरियल 2,62,500, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स, देन यू आर गिवन फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड फिक्स्ड मार्केटिंग कॉस्ट। कहता PQR लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ स्पेशल, अब स्पेशल ऑर्डर था तो स्पेशल वर्ड आ गया, वन टाइम ओनली ऑर्डर फॉर 2,500 मेडल्स एट 120 पर मेडल। अब आपके पास 7,500 ऑलरेडी बिक रहे थे 150 रुपए पे। अब कोई बंदा आया, वो कहता मुझे 2,500 मेडल चाहिए। मतलब आपने आपके माइंड में फटाफट सोचा कि हाँ यार 10,000 मेरी प्लांट की कैपेसिटी थी, तो मेरी जो डिमांड थी 7,500 चल रही थी एग्जिस्टिंग डिमांड, तो ठीक है। अब 2,500 का कस्टमर आया, चलो इसकी बात सुन ही लेते हैं, ठीक है। अब ये है स्पेशल ऑर्डर। अब वो बंदा कहता कि मैं लूंगा मेडल 2,500, लेकिन जो मेरा बाय प्राइस होगा वो आपसे वो 120 रुपीज़ रहेगा। ऑलरेडी आप कितने पे बेच रहे हो, ऑलरेडी तो आप 150 पे बेच रहे हो, है ना। एंड ये जो है आपको देगा 120 पर यूनिट। अब आप यस बोलोगे कि नो बोलोगे, लेट अस चेक। तो आपसे वो यही पूछ रहा है रिक्वायरमेंट में, कहता है शुड PQR लिमिटेड एक्सेप्ट द स्पेशल ऑर्डर, वाई, एक्सप्लेन ब्रीफली। अब आप जरा सोचो, अगर आपके पास ये सिचुएशन हो आप क्या बोलोगे। तो आप बोलोगे मैम हम इतनी जल्दी तो आंसर नहीं कर सकते, हमें पहले देखना पड़ेगा कि कहीं ये जो मुझे डिस्काउंट प्राइस पर बेचना है कहीं मुझे नुकसान तो नहीं करा देगा। मतलब अगर तो ये फायदा करा रहा है तो मैं यस बोल दूंगी। अब फायदा नुकसान, what word is the actual to be used here? It's not profit, it's contribution, राइट। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई प्रोडक्ट बनाने की बात होती है तो हमेशा प्रोडक्ट से मिलने वाले कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचा जाता है। मतलब आप सोचकर देखो, अगर मैं ऑलरेडी मतलब काम कर रही हूँ, ठीक है, एंड 100 रुपए की चीज़ बेचती हूँ, 90 रुपीज़ भी मेरे को खर्चा आता है, तो 10 रुपीज़ मेरी पॉकेट में ऐड ही करेगा वो एक्स्ट्रा यूनिट, है ना। अगर मेरे फिक्स खर्चे ऑलरेडी रिकवर हो रहे हैं, मतलब अगर मैं अपनी 7,500 की पहले एक्चुअल सिचुएशन देखूं, अगर ये सिचुएशन मेरी ऑलरेडी प्रॉफिट में है, मतलब मैं अपने वेरिएबल खर्चों के साथ साथ फिक्स खर्चे भी रिकवर कर रही हूं, मैं प्रॉफिट कमा रही हूं, तो ये स्पेशल ऑर्डर को मैं हाँ बोल दूंगी अगर ये मेरे को पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा। मैं यहाँ पर प्रॉफिट वर्ड नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इस ऑर्डर के कारण मेरा कोई फिक्स खर्चा तो नहीं ना बढ़ा, रेंट जो ऑलरेडी पे कर रही थी वही कर रही थी। तो उल्टा एक कस्टमर आया जो मेरे को 120 देने को तैयार है। अब बस जो मुझे नोटिस करना है वो ये है कि कहीं ये ना हो कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही 120 से ऊपर पड़ रही हो, ठीक है। तो मतलब मुझे क्या अल्टीमेटली चेक करना है, वो है कॉन्ट्रीब्यूशन। पॉजिटिव हुआ आई विल से यस, नेगेटिव हुआ आई विल से नो, सिंपल, ठीक है। तो चलिए पहले एग्जिस्टिंग सिचुएशन देखते हैं कि आप क्या ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग हो, मतलब, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की वर्डिंग रीड करते हैं। तो कहता है इन दिस क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग डिमांड फॉर द मेडल्स इज 7,500 यूनिट्स एज अगेंस्ट द 10,000 यूनिट्स कैपेसिटी।
there is an ideal capacity of 2500 metals in a month. Since the capacity of the plant is more than demand, any additional order could increase the existing profit provided the offered price is more than the marginal cost. Now look at the wording. ऑफर्ड प्राइस मतलब जो आपका सेलिंग प्राइस है, इफ इट इज मोर देन इट्स मार्जिनल कॉस्ट. तो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? दैट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट. कहता अगर आपका सेलिंग प्राइस आपकी वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है, इट मीन्स सेलिंग प्राइस आपकी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? हम उसको कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. तो अगर आपको ये पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है तो मैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाऊंगी. ठीक है, तो अब देखते हैं एग्जिस्टिंग सीन क्या है. एग्जिस्टिंग में आपको उसने 150 रुपये का सेलिंग प्राइस बताया. फिर जो आपके पास कॉस्ट स्ट्रक्चर था वो था टोटल में 2,62,500 वॉज द कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? 7,500 यूनिट्स. तो पर यूनिट निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके इसकी ज़रूरत पड़नी थी. तो इन्होंने अब आपको टेबल में बनाकर दे दिया. 35, 40 एंड 10 रुपीज़ इज द रिस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स पर यूनिट. तो आप ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना कमा रहे हो? 65 रुपीज़. तो 65 के हिसाब से टोटल कंट्रीब्यूशन आपका कितना हो गया? इट इज 6500 इंटू 7500 यूनिट्स. 5 into 7500 units, that is 4,87,500, राइट. अब यहाँ पर अपनी बुक में आप एरर मार्क कर लो. ये देखो, they have written 85 into 7500. This is wrong. That has to be 65 into 7500 units. ओके जी. तो कंट्रीब्यूशन जो है आपका वो ये आ गया. 85 कॉस्ट बनती है, ओके, ना कि कंट्रीब्यूशन. इन्होंने वर्ड्स को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा गया है. ठीक है, तो आप यहाँ पर ठीक कर लो. तो ये आपका आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन. अब माइनस हो गया फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट दो तरह की है, 2,75,000 एंड 1,75,000. तो ऑलरेडी यू आर अर्निंग प्रॉफिट ऑफ 37,500. ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करने पर मेरा ये प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं. डेफिनेटली हम कंट्रीब्यूशन चेक करेंगे. तो अगर मैं सीधा लेमैन की तरह बात करूं तो अब मेरा सेलिंग प्राइस कितना है? 120 रुपीज न्यू है ना, स्पेशल ऑर्डर का. बनाने का खर्चा तो वही रहेगा ना, चाहे चीज को मैं सस्ता बेचूं, कॉस्ट तो नहीं कम हो जाती ना. तो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, इनकी इंडिविजुअली कॉस्ट कितनी है? 35, 40 एंड 10. 35, 40 एंड 10. नाउ सी, ये मुझे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं या नहीं? तो 120 माइनस 35 माइनस ये करने के बाद मेरे पास 35 रुपीज पर यूनिट बचा है कंट्रीब्यूशन. ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में थी, ऊपर से ये भी मेरे को पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है. तो बिना सोचे ऐसे ही यस, बट बिना सोचे तो हमने यस कह दिया, लेकिन उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा प्रॉफिट बढ़ कितने से रहा है. तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑफर. तो न्यू प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताती हूँ. अब आप टोटल कंट्रीब्यूशन देखो. आप ऑलरेडी कितना कमा रहे थे? आप ऑलरेडी 65 रुपीज पर यूनिट कमा रहे थे 7500 में से, एंड अब आप 35 रुपीज कमा रहे हो 2500 यूनिट्स में से. तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा? 35 इंटू 2500, दैट इज 87,500. 87,500, that is 5,75,000. So this is your new contribution overall. फिक्स कॉस्ट वही की वही है जो ओल्ड थी. फिक्स कॉस्ट आपकी 2,75,000 एंड 1,75,000 थी. तो अब आपका प्रॉफिट 37,500 से बढ़ के हो गया 1,25,000. तो अब आपका प्रॉफिट बढ़ गया बाय 87,500. सी द गैप. अब इसका एक और तरीका देखो. जितना भी स्पेशल ऑर्डर ने मुझे कंट्रीब्यूशन दिया, एक कह लो कि अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ. पर यूनिट 35 रुपीज दिए, कितने यूनिट्स बेचने थे? 2500. तो 2500 इंटू 35 आगे 87,500.
डायरेक्टली भी मैं ये कह सकती थी कि जितना मेरे को एडिशनल कंट्रीब्यूशन होगा स्पेशल ऑर्डर से, वो सारा का सारा दैट विल डायरेक्टली ऐड इनटू माय प्रॉफिट, एड्स इनटू प्रॉफिट। ऐसा क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आई, वो पहले जितनी थी उतनी सारी की सारी रिकवर ऑलरेडी हो चुकी थी। तो जो एड ऑन कंट्रीब्यूशन कमाया उसने सारा मेरा सीधा प्रॉफिट में एड अप कर दिया। ठीक है जी, चलिए आई थिंक ये आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर है। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट में, जो कि मजेदार है। फर्स्ट तो थोड़ा सा ठीक था, सेकेंड में उसने थोड़ा सा घुमाया आपको। सेकेंड देखो क्या कहता है, कहता सपोज प्लांट कैपेसिटी वाज 9000 मेडल्स इंस्टेड ऑफ 10,000। अब पड़ गया पंगा, अगर प्लांट कैपेसिटी 9000 की हुई तो ऑलरेडी अगर आप इमेजिन करो 7500 आप एग्जिस्टिंग में थे, इट मीन्स जो आपका 2500 तो अब बनेगा नहीं, इट मीन्स आपके एड ऑन अवेलेबिलिटी है सिर्फ 1500 मेडल्स की। ठीक है, अब कहता कि द स्पेशल ऑर्डर मस्ट बी टेकन आइदर इन फुल और रिजेक्टेड टोटली। अब एक कंडीशन ये है 2500 मेडल लेने वाले की कि लूंगा मैं तो सारे लूंगा, नहीं तो नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास मैं 2500 लेने आया हूँ सॉरी, एंड आप बोल दो कि मैं सिर्फ 1500 ही दे सकता हूँ। ठीक है, आपको या तो पूरा एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो अब कहता है बताओ, एनालाइज करो वेदर PQR लिमिटेड शुड एक्सेप्ट द स्पेशल ऑर्डर और नॉट। तो अब कहीं ना कहीं एक कैपेसिटी का सेक्रीफाइस आएगा। अब आप सोचो मैं अब इसको हैंडल कैसे करूं। लेट मी क्रिएट अ लिटिल स्पेस हियर। ठीक है, अब देखो अब कहता इन द इंस्टेंट केस द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मेडल्स is decreased by 1000 units per month and the existing demand for the medals is 7500. The spare capacity is for 1500 medals only, but the special demand is for 2500 medals. By accepting the offer, the company has to lose contribution on 1000 medals for existing customers. The offer will only be acceptable if the gain from the new offer supersedes the loss from the existing customers. समझे बात को? क्या कह रहा है वो? कहता देखो आप 7500 ऑलरेडी मीट कर रहे थे मार्केट की डिमांड को, अब 2500 का ऑर्डर आया है। अब या तो अगर देखो सीधी बात है, ये या तो फुली एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। अब क्या चक्कर है, अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो, अगर मैं इसको एक्सेप्ट करती हूं तो इसका मतलब अब टोटल कैपेसिटी कितनी है? टोटल कैपेसिटी है 9000 यूनिट्स की। अगर स्पेशल ऑर्डर 2500 का मैं एक्सेप्ट करती हूं तो इट मीन्स रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी बची? रिमेनिंग बची आपकी 9000 माइनस 2500 6500 यूनिट्स की। तो इट मीन्स 1000 यूनिट्स कहीं ना कहीं मुझे अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में से अपनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा एंड जो है ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अब ये ठीक होगा या नहीं, कैसे चेक करें? ये देखो, अब अगर हम विड्रॉ करते हैं करंट मार्केट से तो टोटल सेल वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? अब 6500 मार्केट में बेचोगे आप 150 रुपए वाले, एंड 120 आप रेट पर 2500 के 2500 बेचोगे। ठीक है, आपके पास टोटल सेल वैल्यू आ गई। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे क्योंकि कंट्रीब्यूशन तक पहुंचना है, फिर प्रॉफिट भी निकालना है। तो बनाने का खर्चा 85 रुपीज था, अब आप बना कितने रहे हो? टोटल 9000 यूनिट्स। आ गया वेरिएबल कॉस्ट। अब आपके पास कंट्रीब्यूशन आ रहा है 5,10,000 का, फिक्स खर्चे वहीं के वहीं है, योर प्रॉफिट इज 60,000। अब है बाय एक्सेप्टिंग द स्पेशल ऑर्डर एट 120, टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज इंक्रीज्ड बाय 22,500, क्योंकि आप ऑलरेडी अकेला 7500 मार्केट में बेचते हो, क्योंकि अगर आप 7500 बेचते हो तो आप स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि पार्ट ऑर्डर एक्सेप्टेबल नहीं है।
तो 7500 का सीन क्या था, इसमें आप बचा रहे थे 37,500 का प्रॉफिट, हमने ऊपर कैलकुलेट किया था ना। तो अब अगर आप सिनेरियो चेंज करते हो, आप ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हो और इस मार्केट सप्लाई को कम करते हो, तब आपका ओवरऑल सीन क्या निकल रहा है, आप 60,000 प्रॉफिट कमा रहे हो। इट मीन्स जो गैप है वो है 22,500 का, उससे आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पा रहे हो। तो ये आपके लिए अच्छा है। तो इसलिए व्हाट इज योर सजेशन, दैट ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो कहता है हाउ एवर अदर क्वालिटेटिव फैक्टर्स में ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ। ये आपको वो सलाह दे रहा है, आपने भी आगे ऐसे ही देनी है कि अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट को देखूं तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन बाकी फैक्टर्स भी देख लेना। ये ना हो कि जिन कस्टमर्स को आप अब लूज कर रहे हो, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, वो आने वाले टाइम पर आपके पक्के ही लूज हो जाएं। आप सोचकर देखो, जिससे आप पक्का सामान बाय करते हो हर बार, अगर वो अपने स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करने के चक्कर में आपको बोल दे जी आउट ऑफ स्टॉक है, तो आप एक बार ही उसकी दुकान से खाली हाथ आओगे तो शायद कहीं और जाओगे और वहां की सर्विस अगर आपको बेटर लगी तो आप दोबारा उस दुकान पे वापस नहीं जाओगे, है ना। स्पेशल ऑर्डर तो कभी कभी की बात है, लेकिन एक रेगुलर कस्टमर हमेशा आपके साथ जुड़ा रहता है। तो कहता है इन बातों को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेना। सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचोगे तो हम आपको सलाह देंगे कि कर लो एक्सेप्ट, अदर क्वालिटेटिव फैक्टर्स देखना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आई होप दिस सिनेरियो इज क्लियर। मतलब आपने माइंड को एनालाइज करना सिखाओ। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है, अब इसका ये फॉर्मेट होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मेरा दिमाग किसी और ट्रैक पर चल रहा है, मैं वैसे उसको सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ठीक है, जैसे माइंड चले उसको वैसे चलाना, लेकिन एस्पेक्ट सारे कवर करना। ओके जी, आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलस्ट्रेशन नंबर 13। अब लेट अस सी ये क्या कहता है। कहता है NN Limited manufactures automobile accessories and parts. The following are the total cost of processing 2 lakh units. आपके पास आ गए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। The purchase price of component is ₹485. Fixed overhead would continue to be incurred even when the component is bought from outside. अब ये क्वेश्चन की आप हेडिंग देखो, क्वेश्चन किस टॉपिक के ऊपर है, मेक और बाय। मतलब इन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको कोई एक ऐसा अंदर से रॉ मटेरियल के बारे में वो बता देते हैं कि जो आप खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो या आप बाहर से भी बाय कर सकते हो। तो आपको करना चाहिए मैन्युफैक्चर या बाहर से बाय करना चाहिए, ये होते हैं मेक और बाय डिसीजंस। तो इसमें आपको कोई वो कंपोनेंट की बात बता रहा है, कहता है कि 485 का मिलता है मार्केट से, इसको आप खुद भी बना सकते हो एंड बाहर से भी खरीद सकते हो। तो कहते हैं रिक्वायर्ड शुड द पार्ट बी मेड और बॉट फ्रॉम आउटसाइड, कंसिडरिंग दैट द प्रेजेंट फैसिलिटी व्हेन रिलीज्ड फॉलोइंग अ बाइंग डिसीजन वुड रिमेन आइडल। अब कहता आप बताओ कि इसको खरीदना चाहिए या बनाना चाहिए। हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप इसको बाहर से बाय करते हो तो आपकी जो कैपेसिटी, क्योंकि आपकी कैपेसिटी फिर फ्री हो जाएगी, वो कहता है किसी काम नहीं आनी, वो आइडल पड़ी रहेगी। उसके हिसाब से बताओ सबसे पहले। फिर बी पार्ट में वो आपको आइडल कैपेसिटी जो रिलीज होगी उसकी यूटिलाइजेशन के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं प्रेजेंट सीन क्या है। प्रेजेंट सीन में आपको बनाने का खर्चा कितना आता है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं बनाती हूं तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, ठीक है ना, फिक्स रूल जो होता है। तो आपको 375 रुपीज का एक ये खर्चा पड़ना है, 80 रुपीज का ये पड़ना है, 16 रुपीज का ये खर्चा पड़ना ही पड़ना है अगर मैं खुद बनाती हूं तो। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में उसने साफ बताया, कहता ये तो खर्चा लगना ही लगना है, चाहे आप बनाओ चाहे आप बाहर से खरीदो। ये कोई ऐसा खर्चा होगा, मान लो रेंट ऑफ द फैक्ट्री सपोज, ठीक है, तो बनाते हो या बाहर से लाते हो ये खर्चा तब भी होना है। तो इसका मतलब मेरे लिए जो रेलिवेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला ये हो गया कि मैं 375 प्लस 80 प्लस 16 कितना खर्चा हो गया, प्लस 80 प्लस 16 471 रुपीज। ठीक है, ये आ गया 471 रुपीज।
का मुझे घर में बनाना पड़ता है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ इन हाउस प्रोडक्शन, इन हाउस मतलब खुद बनाने का खर्चा पड़ता है 471। अगर मैं इसको बाहर से बाय करती हूँ, ठीक है ना, बाइंग कॉस्ट फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड बाहर से खरीदते हो तो 485 रुपीज का खर्चा क्वेश्चन में दिया हुआ था ना। तो इसका मतलब अगर मैं बाहर से खरीदती हूँ तो मुझे उल्टा महंगा पड़ेगा ना। एंड आइडल कैपेसिटी अगर मैं नहीं बनाती हूँ तो वो भी वेस्ट पड़ी, उसके कोई सेकंड ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है। तो इसका मतलब मैं 485 क्यों खर्चूं जब मुझे मेरा 471 में घर में गुजारा चल रहा है। तो ठीक है ना, अगर घर में सब्जी बनानी 471 की पड़ रही है, बाहर से वही सब्जी 485 की मिल रही है, तो आप फिर घर में बनाओगे, आप पैसे बचाओगे, ठीक है। तो वो कहता है कि द बाइंग डिसीजन शेल बी मेड कंपेयरिंग द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मेकिंग एंड बाइंग द कंपोनेंट। Here variable cost of manufacturing is 471 as compared to the buying cost of 485. The component shall be made by using on production facility as it would save the company ₹14 per unit. आपको 14 रुपए का सेविंग होता है पर यूनिट अगर आप घर में बनाते हो तो। ओके जी, सिंपल है। अब चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट कहता है इन केस द रिलीज्ड कैपेसिटी can be rented out to another manufacturer for ₹32 lakhs having good demand, what should be the decision? अब कहता अगर आप घर में नहीं बनाते, आपकी प्लांट कैपेसिटी जो आइडल पड़ी है उसको आप रेंट आउट कर सकते हो एंड वहां से 32 लाख रुपीज रेंट कमा सकते हो, तो अब बताओ आपका डिसीजन क्या होगा। तो अब आप सीधा सोचोगे, है ना, एक लेमैन की तरह सोचोगे कि मुझे रेंटल इनकम कितनी आ रही है। आप सोचोगे मुझे आने कितने हैं 32 लाख। अब इसको कमाने के लिए करना क्या पड़ेगा, इसको कमाने के लिए मुझे कंपोनेंट को बाहर से खरीदना पड़ेगा। तो बाहर से खरीदूंगी तो बाइंग कॉस्ट कितनी आएगी, तो बाहर से 485 का पड़ेगा। 485 इंटू, अब यूनिट्स कितने थे क्वेश्चन में वो देखो, यूनिट्स वर 2 लाख, है ना, ऊपर स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो 2 लाख यूनिट्स, तो इंटू 485 दैट इज 2 लाख यूनिट्स इंटू, एक सेकेंड मैं आपको ना बताती हूँ। हाँ जी, तो इट्स 97000000, ठीक है। एक सेकेंड मैं कॉम में सही जगह डाल दूं, इतना हो गया। अब देखो मैं इतना बाहर खर्चा कर रही हूं, अब मैंने खर्चा बचाया भी तो है, सेविंग ऑफ इन हाउस एक्सपेंस, ठीक है, ध्यान से समझो। अगर मैं इतना बाहर स्पेंड कर रही हूँ तो इट मीन्स मैंने घर में बचाया भी तो है। तो 471 इंटू 2 लाख 9420000, इतनी मेरी सेविंग भी तो हुई है, ठीक है। अब आप एनालाइज करो, मैंने एक्स्ट्रा खर्चा जो हम 14 रुपीज का कह रहे थे वो यही गैप है ना, 14 रुपीज पर यूनिट इंटू 2 लाख, एक्स्ट्रा मेरे को 28 लाख रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ रहे हैं। देखो घर में भी बनाऊंगी तो इतना खर्चा आएगा, बाहर से खरीदूंगी तो इतना आएगा। इट मीन्स मैं एक्स्ट्रा खर्चा कितना कर रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा खर्चा 28 लाख रुपए कर रही हूँ बाहर से खरीदने के लिए। अब ये 28 लाख अगर मैं स्पेंड कर रही हूँ तो मैं इसके बदले रेंटल इनकम 32 लाख रुपए कमा पा रही हूं, ठीक है। अब बेनिफिट है ना, इट मींस एडिशनल इनकम मुझे कितनी आ रही है मेरे इस डिसीजन से, मुझे आ रही है 4 लाख रुपीस। मैं 4 लाख रुपए उल्टा कमाऊंगी अगर मैं कंपोनेंट को बाहर से खरीदूंगी इस सिनेरियो में। आई होप आई एम क्लियर। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, घर में बनाऊंगी तो 471 का खर्चा आएगा, वो भी पॉकेट से निकलेगा।
बाहर से खरीदूंगी 485 खर्चने पड़ेंगे। इट मीन्स अगर मैं बाहर खरीदने जा रही हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा तो 14 रुपए ही लग रहे हैं ना, तो वो 14 रुपए बचाने के चक्कर में मैं 32 लाख का सेक्रीफाइस करने वाली थी, ठीक है ना। 14 इंटू 2 लाख करूंगी तो 28 लाख, मीन्स 28 लैक्स बचाने के चक्कर में मैं 32 लैक्स गंवाने की बात सोच रही थी, तो ये रॉन्ग हो जाता। अब उल्टा वर्जन सोचो, अगर मैं 28 लाख स्पेंड करती हूँ तो मैं 32 लाख इनफ्लो भी तो ला रही हूँ। इट मीन्स मैं 4 लाख रुपए के प्रॉफिट में हूँ, मैं बेनिफिट में हूँ। तो अब मेरा डिसीजन क्या होगा कि अब मुझे बाहर से कंपोनेंट को बाय कर लेना चाहिए एंड एडिशनल अपने प्रॉफिट को 4 लाख से बढ़ा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपके क्वेश्चंस मेक एंड बाय के एंड स्पेशल ऑर्डर के आज के सेशन के। तो आई होप दिस होल कॉन्सेप्ट इज अगेन क्लियर टू यू। कोई दिक्कत आती है प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कुछ भी अगर आपको ना समझ में आया हो तो इन पार्ट्स में से, एंड अगर पसंद आया है और समझ भी आई है तो भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन ज़रूर कर लेना, बिकॉज वहाँ पर मैं आपको ये पीडीएफ्स शेयर करूँगी और भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा शेयर करूँगी आपके एग्जाम्स के लिए जो रेलिवेंट होगा। तो स्टे ट्यून्ड। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर।